मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। 13 मई को चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो गया 96 सीटों पर। पहले 3 चरणों में 283 सीटों पर चुनाव हुआ था और चौथे चरण में आज 96 सीटों पर चुनाव हुआ। कुल मिलाकर के 379 सीटों पर चुनाव हो गया, यानी 2/3 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। 543 लोकसभा सीटें हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के केवल 164 सीटों पर अभी चुनाव होना है 5वें, 6ठे और 7वें चरण में। एक बार मैं आपको पुनः याद दिला देता हूं कि कितने चरणों पर कितनी सीटों का चुनाव हुआ और कितनी सीटों का बाकी है। पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो था 19 अप्रैल को 102 सीटों पर चुनाव हुआ था। 21 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी। फिर दूसरे फेज में 89 सीटों का चुनाव हुआ 26 अप्रैल में। फिर थर्ड फेज में 7 मई को भी जो है 94 सीटों का करीब चुनाव हुआ और फिर चौथे फेज में 96 सीटों का चुनाव हुआ। इस प्रकार 4 चरणों का संपन्न हो गया चुनाव। फिर अभी 5वां चरण 20 मई को, 6ठा चरण 25 मई को और 7वां चरण 1 जून को होगा। 4 जून को मतों की गणना होगी। अब जरा मैं आज जो संपन्न हुआ चुनाव 13 मई को, उसकी मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। इसमें 3 मंत्रियों की किस्मत जो है दांव पर है। एक है गिरिराज किशोर जो बेगूसराय से हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। दूसरे हैं नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं, उजियारपुर बिहार से खड़े हैं। और अजय मिश्र टेनी जो बहुत विवादों में रहे अपने पुत्र के कारण और लखीमपुर कांड के कारण, जो लखीमपुर से लड़ रहे हैं, उनके भी भाग्य का फैसला आज जो है ईवीएम में कैद हो गया। इसके अलावा आज जिन लोगों का लड़ाई थी, जिन पर चुनाव हुआ, उसमें हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी, उनके साथ सामने माधवीलता खड़ी हैं। फिर आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा का भाग्य का फैसला होना है, उनके सामने एसएस अहलुवालिया खड़े हैं। बहरामपुर से जो पश्चिम बंगाल में है, ये आसनसोल और बहरामपुर दोनों पश्चिम बंगाल की सीटें हैं। जैसा मैंने बताया, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, उनके सामने बीजेपी के एसएस अहलुवालिया। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी और उनके सामने क्रिकेटर यूसुफ पठान, गुजरात के मूल रूप से रहने वाले, इनका मुकाबला हुआ। और इसी फेज में कन्नौज से जो उत्तर प्रदेश की 13 सीटों का भी चुनाव 13 मई को हुआ, उसमें कन्नौज की सीट भी शामिल है। कानपुर प्रांत की सीट है, जिसमें कानपुर का चुनाव भी आज हो गया 13 मई को। कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वो तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के दामाद और इनके चचेरे भाई, उनको टिकट दिया जाना था, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने नामांकन भरा। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक से है। इन जो है जितनी जो है 379 सीटों पर जो चुनाव हुआ, एक प्रकार से कहिए कि अधिसंख्य सीटों पर जो दक्षिण भारत की है वहाँ चुनाव हो चुका है। महाराष्ट्र के 2/3 सीटों पर चुनाव हो चुका है। जो चुनाव हुआ 26 अप्रैल को केरल की 20, तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव हो गया। तेलंगाना की 17 और आंध्र प्रदेश की 25 सीटों का चुनाव आज यानी 13 मई को संपन्न हुआ। कर्नाटक का चुनाव 26 अप्रैल और 7 मई को चुनाव हुआ, यहाँ पर 28 सीटें हैं। और गुजरात में कुल 25 सीटें हैं, इसका चुनाव 7 मई को हो गया। ये दक्षिण भारत का चुनाव करीब करीब संपन्न होगा। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये 5 जो दक्षिणी राज्य हैं उनके चुनाव पूरी तरह से हो गए हैं। और गुजरात का भी चुनाव 7 मई को संपन्न हो गया है।
और महाराष्ट्र के 2/3 सीटों पर चुनाव। आज चौथा चरण में जो चुनाव हुआ वो महाराष्ट्र की, इसमें 8 सीटें शामिल थी। कुल मिलाकर वहाँ की 48 में से 30 से अधिक सीटों पर चुनाव हो चुका है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 29 सीटों में 20 से अधिक सीटों पर चुनाव हो चुका है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में अभी कुछ सीटों पर चुनाव होना है। बंगाल की करीब आधी सीटों पर चुनाव होना है। 4 फेज का चुनाव हो गया है, वहाँ पर 7 फेज में चुनाव होना है। 7 फेज में वहाँ पर 42 सीटें हैं। 4 फेज में वहाँ पर आधी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो गया है, लेकिन आधी से ज़्यादा का मतलब ये है 20-22 सीटों पर, बाकी 18-20 सीटों पर वहाँ पर चुनाव अभी बाकी है। बिहार में भी 7 फेज में चुनाव होना है, वहाँ भी चौथे चरण में के चुनाव के साथ 2/3 सीटों पर चुनाव हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में चुनाव होना है। यहाँ भी पश्चिम उत्तर प्रदेश, ब्रज और कानपुर प्रांत में चुनाव हो गया है। अभी अवध प्रांत, काशी प्रांत और गोरक्ष प्रांत करीब करीब 40 सीटों का चुनाव अभी बाकी है। यानी उत्तर प्रदेश के भी 80 में से आधी सीटों पर चुनाव हो गया, 40 या कुछ 42 सीटों पर चुनाव हो गया आज चौथे चरण को मिला करके, और अभी करीब 40 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। अब जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है, इन 379 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त मिली है, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इन 4 चरणों में बहुमत मिल चुका है। 272 सीटों का बहुमत होता है। 543 की लोकसभा में 272 प्लस सीटें उसको मिल चुकी हैं। 4 जून को इनका परिणाम घोषित किया जाना है। अब मैं दक्षिण के कुछ राज्यों की अगर मैं चर्चा करूं जहां पर चुनाव हो गया है, तो जैसे केरल। अब केरल में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उसको उसका खाता खुल सकता है। 2 या 3 सीटें मिल सकती हैं, यानी 0 से जो भी सीटें ज़्यादा मिलेंगे, 2, 3, 4, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस होगी। तेलंगाना में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 19 में मात्र 4 सीटें मिली थी, लेकिन बीआरएस की जो बुरी स्थिति है वहाँ पर, वो नंबर 3 की पार्टी वहाँ बनने जा रही थी। अभी कुछ महीने पहले वो सत्तारूढ़ दल था लगातार दूसरी बार। यहाँ पर कांग्रेस की संभावनाएं थीं, लेकिन जिस तरह से सैम पित्रोदा ने ये जो बयान दिया कि दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे लगते हैं, यानी काले होते हैं, और उस समय नरेंद्र मोदी वहाँ पर थे तेलंगाना के वारंगल में, उन्होंने उस बयान की तीखी आलोचना की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को काली चमड़ी पसंद नहीं है। और चुनाव रातों रात पलट गया, और जिस तेलंगाना में कांग्रेस ये सोच रही थी उसको जो पिछली बार 3 सीटें मिली थी, इस बार 10 मिल सकती हैं। अब वो आंकड़ा पलट गया। जैसा अमित शाह ने भी दावा किया कि पिछली बार 4 सीटें मिली थी, इस बार 17 में से 10 सीटें मिल सकती हैं। यानी केरल और तेलंगाना दोनों में प्लस है बीजेपी। आंध्र प्रदेश में इसमें तेलुगु देशम पार्टी के साथ इसका संबंध हुआ है और यहाँ से 6 सीटों पर लड़ रही है। इस बार यहाँ भी उसका खाता खुल सकता है। जो भी मिलेगी 1, 2, 3, 4 सीटें, वो प्लस ही होगी इसके खाते में। ये आंध्र का। कर्नाटक में पिछली बार 28 में से 25 प्लस 1 निर्दलीय का समर्थन करने के बाद 28 में 26 सीटें मिली थी, और तब जो है देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस और कांग्रेस का समझौता था, हालांकि कांग्रेस उसमें सत्तारूढ़ थी। तब की बात बोला जा रहा है, और इस समय भी कांग्रेस सत्तारूढ़ है, लेकिन इस बार जेडीएस बीजेपी के साथ है। लेकिन जेडीएस के जो सबसे बड़े नेता देवगौड़ा हैं, उनके पौत्र के ऊपर सेक्स का जो स्कैंडल का जो केस चला और वो फरार चल रहे हैं, और उनके पुत्र रेवन्ना जेल में है। इसका
विपरीत असर पड़ सकता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कर्नाटक के पत्रकार कहते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा घाटा जो है वह जेडीएस को होगा और सेक्स स्कैंडल का जो प्रतिकूल प्रभाव है, कांग्रेस चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगे, लेकिन उनके पौत्र को भगाने में जो वहाँ की कांग्रेस सरकार है, सिद्धारमैया की सरकार की ढिलाई के कारण वो कर्नाटक छोड़ कर के निकल गए, संभवतः विदेश में चले गए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3-4 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, इंक्लूडिंग जेडीएस। अब तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रबल संभावना है। अन्नामलाई ने वहाँ पर बहुत मेहनत की है और तमिल संगम कार्यक्रम करके वाराणसी में जो है और लोकसभा में सिंगोल की स्थापना करके प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि तमिलनाडु के लोगों का दिल जीता जाए और पहली बार छोटी पार्टियों को मिला करके भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। अन्ना द्रमुक अलग लड़ रही है, द्रमुक कांग्रेस का गठबंधन अलग रहा है। इस बार हो न हो भारतीय जनता पार्टी वहां नंबर 2 की पार्टी बने। कांग्रेस और द्रमुक गठबंधन के बाद हालांकि द्रमुक गठबंधन के खिलाफ जबरदस्त हवा चल रही है, जिसमें अन्ना द्रमुक कहीं टिक नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल संगठन उतना मजबूत नहीं है कि मोदी और अन्नामलाई को मिल रहे समर्थन को संगठनात्मक रूप से धरती पर उतार सके। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी यह आशा कर रही है कि वहाँ उसका इस बार खाता खुलेगा और 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। गुजरात में 25 की 25 सीटें इसको इस बार फिर मिलने जा रही हैं। राजस्थान की 25 की 25 सीटें फिर मिलने जा रही हैं। कुल मिला के पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण के केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कुल मिलाकर 29 सीटें मिली थी, जिसमें केवल कर्नाटक से उसको 25 सीटें मिली थी और 4 तेलंगाना से, यानी 2 ही प्रदेशों में उसका ठीक ठाक से उसको समर्थन मिला था। कर्नाटक में 25 सीटें प्लस तेलंगाना में 1 सीटें प्लस 1 निर्दलीय, कुल मिलाकर 30, यानी तकनीकी रूप से भाजपा को 29 सीटें। और इसी दक्षिण के 4-5 प्रदेशों में कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी, केवल 30, जिसमें सर्वाधिक 15 सीटें केरल और 9 सीटें तमिलनाडु और 4 सीट जो है वो तेलंगाना मिली थी। 15, 9, 5, 14, 24, 4, 28 और 2 सीटें जो है वहाँ मिली थी कर्नाटक में। आंध्र से उसका भी नहीं खाता खुला था। तो इस बार यहाँ पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी को 30 के बजाय 40 से 45 के बीच सीटें मिलने की संभावना है। और दक्षिण भारत ही भारतीय जनता पार्टी का सबसे दुर्गम किला माना जाता था, लेकिन इस किले में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सेंध लगाने में सफलता पाई है, ऐसा माना जाता है। बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सब में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जो है सीटें मिलने जा रही हैं। और पश्चिम बंगाल में तो अमित शाह ने दावा किया है कि उसको 30 से अधिक सीटें मिल सकती हैं और उत्तर प्रदेश में उसको 70 प्लस सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार सहयोगों के सहित उसको केवल 64 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसको ऐसा लगता है कि 75 सीटों का उसके पास ऐसा दावा है कि उसको 75 सीटें मिल सकती हैं। तो उसकी बढ़ोतरी जो है उत्तर प्रदेश में हो सकती है, बढ़ोतरी पश्चिम बंगाल में हो सकती है। दक्षिण के 5 राज्यों की हमने चर्चा की है। तो 4 चरणों के चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है। उसकी 4 जून को केवल घोषणा होनी है। 272 प्लस सीटें लगभग उसको मिलती हुई दिख रही हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। फिलहाल इन चरणों के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी यह आशा कर सकती है कि वह एनडीए के साथ
अभी के 272 प्लस केवल भारतीय जनता पार्टी की, इसमें एनडीए की सीटें नहीं जोड़ी गई हैं। अगर एनडीए की सीटें जोड़ दी जाए तो 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, मतलब एनडीए को मिलती हुई दिख रही हैं। अभी 164 सीटों का चुनाव हो रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश की 40 सीटें भी हैं, पश्चिम बंगाल की कम से कम 20 सीटें हैं और बिहार की भी 20 सीटें हैं। यानी जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिलने वाली है, अभी हिमाचल में भी 4 की चारों सीटें मिलेंगे, जिसका 1 जून को चुनाव होगा। पंजाब में भी उसको 2 के बजाय 4 सीटें मिल सकती हैं। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी आशा कर सकती है कि 7वें चरण का चुनाव संपन्न होते होते उसको 350 प्लस और हो न हो 370 सीटें मिल जाएं और एनडीए को 400 पार। बहरहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है, जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।